नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपको यकीन ना आए। यह कहानी किसी जादू की नहीं है, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम भी नहीं है। आप और हम जो भारत में रहते हैं, हम हर रोज एक चीज देखते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। वो है हमारे शहरों के बाहर लगे कचरे के पहाड़। जरा सोचिए, जब आप दिल्ली के गाजीपुर या मुंबई के देवनार के पास से गुजरते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपनी नाक बंद कर लेते हैं, अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा लेते हैं और सोचते हैं कि हे भगवान, यह गंदगी कब साफ होगी? यह बदबू, यह गंदगी, यह हमारी हवा में जहर घोल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस कचरे को देखकर आप नाक सिकोड़ते हैं, जिस प्लास्टिक की थैली को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, असल में वो कचरा नहीं है, वो सोना है। जी हां, काला सोना। वही काला सोना जिसे हम पेट्रोल और डीजल कहते हैं। वही काला सोना जिसके लिए हमारा देश, हमारा भारत हर साल अरबों खरबों रुपये दूसरे देशों को देता है। आज की कहानी एक ऐसे बदलाव की है जो दुनिया में हो रहा है और अब भारत को भी जागना होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल बेचने वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब। वहां जमीन खोदने पर पानी नहीं, तेल निकलता है। पूरी दुनिया सऊदी अरब के सामने तेल के लिए लाइन लगाती है। लेकिन आज एक अजीब बात हो रही है। वही सऊदी अरब जिसके पास तेल के कुएं हैं, वो एक ऐसे देश से मदद मांग रहा है जिसके पास अपना एक बूंद भी तेल नहीं है। यह सुनने में अजीब लगता है ना, जैसे समंदर का राजा किसी से पानी मांग रहा हो। लेकिन यह सच है, और यह सच हमें, हर भारतीय को एक बहुत बड़ी सीख देता है। बात यह है दोस्तों कि हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि पेट्रोल और डीजल सिर्फ जमीन के नीचे से निकलता है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे देश की जमीन में तेल नहीं है तो हम गरीब हैं, हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अपनी गाढ़ी कमाई जो हमारे किसान भाई, हमारे मजदूर भाई, हमारे नौकरी पेशा लोग खून पसीना एक करके कमाते हैं, वो सारा पैसा हमें अरब देशों को देना पड़ता है ताकि हमारी गाड़ियां चल सकें, हमारे ट्रक चल सकें, हमारी फैक्ट्रियां चल सकें। लेकिन विज्ञान ने और इंसानी दिमाग ने इस मजबूरी को एक अवसर में बदल दिया है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक छोटा सा देश है जिसका नाम है दक्षिण कोरिया। भारत के मुकाबले वो बहुत छोटा है। वहां भी हमारी तरह जमीन से तेल नहीं निकलता। वहां भी लोग पेट्रोल डीजल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। लेकिन उन्होंने अपनी किस्मत को कोसने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक बात समझी जो बहुत साधारण है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं। प्लास्टिक क्या है? कभी आपने सोचा है कि यह प्लास्टिक की कुर्सी, यह पानी की बोतल, यह बाजार से सब्जी लाने वाली थैली, यह सब किससे बनता है? यह सब पेट्रोल से बनता है। जी हां, पेट्रोलियम से। वैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो प्लास्टिक और कुछ नहीं, बस जमे हुए रूप में पेट्रोल है। कोरिया के वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम कच्चे तेल से प्लास्टिक बना सकते हैं तो क्या हम प्लास्टिक को वापस तेल में नहीं बदल सकते? जैसे हम दूध से दही जमाते हैं, क्या हम किसी तरह उस प्रक्रिया को उल्टा नहीं कर सकते? और उन्होंने यह कर दिखाया। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई, एक ऐसी तकनीक इजाद की जो हमारे घरों से निकले गंदे मैले कचरे को लेती है और उसे वापस साफ शुद्ध तेल में बदल देती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह क्रांति है। सोचिए, जिस प्लास्टिक को हम जला देते हैं और जिससे निकलने वाला काला धुआं हमारे बच्चों के फेफड़ों को खराब करता है, वही प्लास्टिक अब हमारी कारों में ईंधन बनकर दौड़ सकता है। कोरिया की उस कंपनी ने एक ऐसा कारखाना लगाया जहां कचरे के ढेर जाते हैं और वहां से तेल के टैंकर बाहर निकलते हैं। जब यह बात सऊदी अरब के कानों तक पहुंची तो वे हैरान रह गए। सऊदी अरब के पास तेल तो है, लेकिन उनके पास भी प्लास्टिक के कचरे की समस्या है, और वे जानते हैं कि जमीन का तेल एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो देश दुनिया को तेल बेचता है, उसने उस देश से हाथ मिलाया जिसके पास तेल नहीं था, लेकिन जिसके पास कचरे से तेल बनाने का हुनर था। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब, यह सब तो विदेशी बातें हैं, इसका हमारे भारत से क्या लेना देना? इसका हमसे, हमारे गांव से, हमारे शहर से क्या वास्ता? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा भी है। भारत, हमारा महान देश, हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। इसका मतलब है कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा कचरे का खजाना भी है। यह सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन सच यही है। हम हर रोज हजारों टन प्लास्टिक फेंकते हैं। बिस्कुट के रैपर,
दूध की थैलियां, पुरानी बाल्टियां, शैम्पू की बोतलें। हम इसे नाले में फेंक देते हैं, सड़क किनारे जला देते हैं, या यह नदियों में बहकर हमारी पवित्र गंगा और यमुना को मैला करता है। हम एक तरफ अरबों रुपये का तेल खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ अरबों रुपये का कच्चा माल नालियों में बहा रहे हैं। यह वही बात हुई कि किसी के घर में सोने के सिक्के पड़े हों और वो उन्हें कचरे में फेंककर बाहर से भीख मांग रहा हो। क्या यह हमें शोभा देता है? क्या उस देश को यह शोभा देता है जिसने दुनिया को शून्य का आविष्कार दिया, जिसने दुनिया को आयुर्वेद दिया, जिसने दुनिया को बताया कि सूरज और चांद कैसे काम करते हैं? आज वही देश अपनी ही गंदगी में दबा जा रहा है, जबकि उस गंदगी में ही उसकी समृद्धि की चाबी छिपी है। कोरिया की उस तकनीक में एक खास बात थी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में भी लोग प्लास्टिक से तेल बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी। उन्हें प्लास्टिक को बहुत तेज आग में जलाना पड़ता था, बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए होती थी, और जब आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो तेल तो बनता है, लेकिन साथ में बहुत सारी कालिख और मोम भी बनता है। मशीनें खराब हो जाती थीं, बार बार साफ सफाई करनी पड़ती थी, और सबसे बुरी बात, उससे जहरीली गैस निकलती थी। तो फायदा क्या हुआ? एक तरफ तेल बनाया, दूसरी तरफ हवा खराब कर दी। यह तो घाटे का सौदा था। लेकिन अब नई तकनीक आ गई है, इसे कहते हैं पायरोलिसिस। नाम थोड़ा भारी है, लेकिन काम बहुत सरल है। जैसे हमारी माताएं बहनें घर में मध्यम आंच पर खाना पकाती हैं ताकि खाना जले नहीं और स्वाद पूरा आए, वैसे ही यह नई तकनीक प्लास्टिक को जलाती नहीं है, यह उसे केवल गरमाती है, वो भी ऑक्सीजन के बिना। जब हवा नहीं होती तो चीजें जलती नहीं, बस पिघलकर अपनी पुरानी अवस्था में लौट आती हैं। और इसमें भी एक और चमत्कार हुआ। उन्होंने सिरेमिक की गेंदों का इस्तेमाल किया। सिरेमिक यानी एक तरह की विशेष मिट्टी। जब यह मिट्टी गर्म होती है तो यह एक ऐसी तरंग छोड़ती है जो प्लास्टिक के अंदर छिपे तेल के अणुओं को जगा देती है। यह वैसा ही है जैसे आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं। बर्तन ठंडा रहता है लेकिन खाना गर्म हो जाता है। इस तकनीक से जो तेल निकलता है वो एकदम साफ होता है, सुनहरे रंग का, बिल्कुल बाजार में मिलने वाले डीजल जैसा। आप उसे सीधा अपनी ट्रैक्टर में डाल सकते हैं, अपने जनरेटर में डाल सकते हैं, या उससे बिजली बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें से कोई काला धुआं नहीं निकलता, कोई बदबू नहीं आती। अब जरा रुकिए और एक सपना देखिए। कल्पना कीजिए अपने शहर की। कल्पना कीजिए कि आपके शहर का सारा कचरा हर सुबह इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसे शहर के बाहर किसी पहाड़ पर फेंकने के बजाय उसे एक साफ सुथरी फैक्ट्री में ले जाया जाता है। वहां हजारों नौजवान काम कर रहे हैं, हमारे अपने भारतीय भाई बहन। शाम तक उस कचरे से टैंकर भरकर तेल निकलता है। और वो तेल कहां जाता है? वो तेल आपके शहर की बसों में डाला जाता है। वो तेल आपके किसानों के पंप सेट में जाता है। वो तेल हमारी मिलों और कारखानों को चलाता है। पेट्रोल पंप पर जो दाम आज आसमान छू रहे हैं, सोचिए अगर वो तेल हमारे अपने कचरे से बनने लगे तो क्या होगा? दाम कम होंगे, हमारी जेब पर बोझ कम होगा, और जो पैसा आज हम विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं वो पैसा हमारे देश में ही रहेगा। वो पैसा हमारे स्कूलों में लगेगा, हमारे अस्पतालों में लगेगा, हमारी सड़कों को बनाने में लगेगा। यह सपना नहीं है, यह संभव है। अगर कोरिया जैसा छोटा देश कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? हमारे पास तो उनसे ज्यादा इंजीनियर हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा वैज्ञानिक हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं। लेकिन एक कमी है, और वो कमी तकनीक की नहीं, सोच की है। हमने कचरे को हमेशा एक समस्या माना है। छी, यह गंदा है, इसे दूर ले जाओ। हमने कभी उसे संसाधन की नजर से नहीं देखा। हमने कभी यह नहीं सोचा कि यह वेस्ट नहीं, वेल्थ है, यानी यह बर्बादी नहीं, दौलत है। आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम चांद पर जा रहे हैं, हम मंगल पर जा रहे हैं, हम दुनिया के लिए वैक्सीन बना रहे हैं। तो क्या हम अपने आंगन की गंदगी को साफ करके उससे अपनी ऊर्जा नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि शुरुआत हो चुकी है। भारत के भी कुछ कोनों में कुछ समझदार और देशभक्त लोगों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। वे चुपचाप काम कर रहे हैं, बिना शोर मचाए। वे जानते हैं कि असली आत्मनिर्भरता भाषणों से नहीं, बल्कि ऐसे ही ठोस काम से आएगी। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह तकनीक भारत के गांवों और शहरों की तकदीर बदल सकती है। मैं आपको बताऊंगा
कि अगर भारत का हर नागरिक, हर परिवार इस मुहिम में शामिल हो जाए तो हम न सिर्फ अपने देश को साफ कर सकते हैं, बल्कि हम दुनिया के ऊर्जा बाजार में एक नया सुपर पावर बन सकते हैं। सऊदी अरब के पास कुदरत का दिया हुआ तेल है, लेकिन भारत के पास 140 करोड़ लोगों की शक्ति और उनका कचरा है जो खत्म होने वाला नहीं है। तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। यह सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान की कहानी है। दोस्तों, अब जरा अपनी नजर अपने देश भारत के नक्शे पर घुमाइए। दुनिया वाले कहते हैं कि भारत में बहुत भीड़ है। वे कहते हैं कि 140 करोड़ लोग एक मुसीबत हैं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, वे गलत हैं। हमारी यह आबादी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जरा व्यापारी की नजर से सोचिए, अगर हर इंसान कचरा पैदा कर रहा है और वो कचरा ही कच्चा तेल है, तो इसका मतलब है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी तेल की खदान है, और यह खदान कभी खाली नहीं होगी। अरब देशों का तेल एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक इंसान रहेंगे कचरा निकलता रहेगा और हमारी शहरी तेल की खदानें चलती रहेंगी। अब मैं आपको एक सपना दिखाता हूं जो बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। कल्पना कीजिए हमारे गांव के एक किसान भाई की। उनका नाम मान लीजिए रामलाल है। रामलाल जी के पास ट्रैक्टर है, पंप सेट है। वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डीजल खरीदने में चला जाता है। जब डीजल का दाम बढ़ता है तो रामलाल जी का माथा ठनक जाता है, उनका मुनाफा धुएं में उड़ जाता है। लेकिन इस नई तकनीक के आने के बाद क्या होगा? सोचिए, अगर रामलाल जी के जिले में ही एक ऐसी फैक्ट्री लग जाए जो उस जिले के प्लास्टिक कचरे से तेल बनाती हो, उस तेल का दाम विदेशी तेल से आधा होगा। क्यों? क्योंकि उसे सऊदी अरब से जहाज में लाद कर नहीं लाना पड़ा, उसे लाने में कोई टैक्स नहीं लगा, वो लोकल है। जब हमारे किसान भाई को सस्ता डीजल मिलेगा तो उनकी फसल की लागत कम होगी। जब लागत कम होगी तो उनकी कमाई बढ़ेगी, और जब किसान की जेब में पैसा आएगा तो पूरा भारत खुशहाल होगा। यही तो वो सपना है जो हम बरसों से देख रहे हैं। और बात सिर्फ किसान की नहीं है, हमारे ट्रक ड्राइवरों को देखिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सामान ढोते हैं। उनकी गाड़ी का पहिया तभी घूमता है जब टैंक में डीजल होता है। अगर उन्हें भारत में बना हुआ सस्ता और साफ ग्रीन ऑयल मिलने लगे तो महंगाई अपने आप नीचे आ जाएगी। बाजार में सब्जी सस्ती होगी, दाल सस्ती होगी, हर चीज सस्ती होगी। यह तकनीक सिर्फ कचरा साफ नहीं कर रही, यह हमारी अर्थव्यवस्था की नसों में नई जान फूंक रही है। पुराने जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को मसाले, कपड़े और जवाहरात बेचते थे। हम किसी पर निर्भर नहीं थे। आज इतिहास खुद को दोहराने का मौका दे रहा है। आज हमारे पास एक ऐसा मौका है कि हम कचरे को लक्ष्मी में बदल दें। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन भारत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारी सरकार और हमारी कंपनियां अब इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेकर गुजरात तक और दक्षिण में विशाखापट्टनम तक बड़े बड़े प्लांट लगाने की तैयारी हो रही है। मैंने सुना है कि कुछ जगहों पर तो अब यह चर्चा भी हो रही है कि कचरा हमें दो, हम तुम्हें पैसा देंगे। सोचिए वो दिन जब आप अपना कूड़ा बाहर फेंकने के बजाय उसे बेचेंगे, रद्दी वाले की तरह नहीं, बल्कि एक विक्रेता की तरह। किलो के भाव से प्लास्टिक बिकेगा और उससे देश की गाड़ियां चलेंगी। यह बदलाव हमारे पर्यावरण के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। हम सब अपनी पवित्र नदियों गंगा मैया और यमुना जी की हालत देखकर दुखी होते हैं। उनमें तैरती हुई प्लास्टिक की बोतलें हमारे माथे पर कलंक की तरह हैं। गाय हमारी माता है, लेकिन सड़कों पर वही गाय प्लास्टिक की थैलियां खाकर बीमार पड़ रही है। यह देखकर किसका खून नहीं खौलता? लेकिन जब प्लास्टिक की कीमत सोने जैसी हो जाएगी तो कोई उसे सड़क पर नहीं फेंकेगा, कोई उसे नदी में नहीं बहाएगा। हर प्लास्टिक का टुकड़ा फैक्ट्री में जाएगा क्योंकि वो कीमती है। सड़कें साफ हो जाएंगी, नदियां सांस लेंगी और हमारी गौ माता सुरक्षित रहेंगी। यह तकनीक सिर्फ पैसा नहीं बचाएगी, यह हमारे धर्म और हमारी संस्कृति की रक्षा भी करेगी। लेकिन दोस्तों, ताली एक हाथ से नहीं बजती। सरकार मशीन लगा सकती है, वैज्ञानिक तकनीक बना सकते हैं, लेकिन उस मशीन तक कचरा पहुंचाना हमारा काम है। यहीं पर आती है हमारी जिम्मेदारी। हम अक्सर कहते हैं सरकार कुछ नहीं करती, लेकिन क्या हम अपना काम करते हैं? इस काले सोने की क्रांति को सफल बनाने के लिए हमें अपनी एक छोटी सी आदत बदलनी होगी। गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग, बस इतना सा काम।
अगर हम अपने घर के प्लास्टिक को, दूध की थैली को धोकर, चिप्स के पैकेट को अलग रखकर कचरे वाले को दें, तो समझिए कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। सीमा पर खड़ा जवान देश की रक्षा कर रहा है और घर में कचरा अलग करने वाला नागरिक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। दोनों देशभक्त हैं, दोनों देशभक्त हैं। मजबूत कर रहा है कि अलग करने वाला भक्ता है। आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो अमेरिका की हों या यूरोप की, वे सब भारत की तरफ देख रही हैं। वे जानती हैं कि भारत में कचरे का भंडार है और अब भारत के पास उसे इस्तेमाल करने का दिमाग भी है। वे डर रही हैं। उन्हें डर है कि अगर भारत आत्मनिर्भर हो गया, अगर भारत ने अपना तेल खुद बनाना शुरू कर दिया, तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। और उनका डरना सही है, क्योंकि जब 140 करोड़ लोग ठान लेते हैं तो वे पहाड़ों का सीना चीरकर रास्ता बना देते हैं। यह तो फिर भी मामूली प्लास्टिक है। आने वाला समय ग्रीन इंडिया का है। एक ऐसा भारत जहां आसमान नीला होगा क्योंकि काला धुआं नहीं होगा। एक ऐसा भारत जहां हम अपनी ऊर्जा के लिए किसी शेख या किसी सुपर पावर के मोहताज नहीं होंगे। मैं देख रहा हूं उस भविष्य को जहां हमारे बच्चों को यह नहीं पढ़ना पड़ेगा कि भारत एक गरीब देश है। वे पढ़ेंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक है। और इस बदलाव की शुरुआत आज से, अभी से और हमसे होती है। क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप मानते हैं कि भारत अपने कचरे से अपनी तकदीर लिख सकता है? दोस्तों, बात साफ है। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जिस पर हम अभी चल रहे हैं, जहां हम अपनी मेहनत की कमाई अरब देशों को तेल के बदले दे देते हैं और बदले में अपने ही देश को कचरे का ढेर बना रहे हैं। यह रास्ता हमें बीमारी, गरीबी और लाचारी की तरफ ले जाता है। और दूसरा रास्ता वो है जो मैंने अभी आपको दिखाया। एक ऐसा रास्ता जहां भारत का कचरा भारत की ताकत बन जाएगा। अब आप पूछेंगे, मैं एक आम आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं? यह सब तो बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों का काम है। नहीं दोस्तों, यही सोच हमें पीछे रखती है। याद रखिए, आजादी की लड़ाई सिर्फ नेताओं ने नहीं लड़ी थी। उसमें हर किसान, हर मजदूर, हर गृहिणी ने हिस्सा लिया था। यह कचरे से तेल की क्रांति भी एक दूसरी आजादी की लड़ाई है। गंदगी से आजादी और विदेशी तेल की गुलामी से आजादी। इस लड़ाई में आपका हथियार है आपकी समझदारी। आज मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, एक छोटा सा संकल्प। अगली बार जब आप बाजार से सब्जी लेकर आएं या दूध की थैली खाली करें, तो उसे डस्टबिन में फेंकने से पहले एक पल के लिए रुकें। उस प्लास्टिक के टुकड़े को देखिए और सोचिए, यह कचरा नहीं है, यह मेरे देश का ईंधन है। अगर आप उस प्लास्टिक को मिट्टी में दबा देंगे तो वो जहर बन जाएगा। अगर आप उसे नाली में फेंक देंगे तो वो बाढ़ का कारण बनेगा। लेकिन अगर आप उसे साफ करके सूखा कूड़ा अलग रखकर सफाई कर्मचारी को देंगे, तो वही प्लास्टिक कल किसी फैक्ट्री में जाएगा और परसों किसी गरीब किसान के ट्रैक्टर में तेल बनकर दौड़ेगा। आपकी थोड़ी सी मेहनत किसी के घर का चूल्हा जला सकती है। क्या यह पुण्य का काम नहीं है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। हम अपनी मां को तो मैला नहीं रहने देते, तो अपनी भारत मां को कचरे में कैसे देख सकते हैं? विज्ञान अपना काम कर रहा है, मशीनें आ रही हैं, दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या भारत के लोग वाकई में जाग गए हैं, क्या भारत सच में विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। सऊदी अरब के पास तेल के कुएं हैं, उनके पास पैसा है। अमेरिका के पास बड़ी बड़ी तकनीक है, लेकिन भारत के पास जो है वो किसी के पास नहीं है। भारत के पास जुगाड़ है, भारत के पास संस्कार है और भारत के पास 140 करोड़ लोगों का संकल्प है। जिस दिन भारत के हर गांव में, हर जिले में प्लास्टिक से तेल बनाने वाली मशीन लग जाएगी, उस दिन दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। उस दिन हमें तेल की कीमतों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उस दिन हमें यह चिंता नहीं होगी कि हमारे बच्चे किस हवा में सांस ले रहे हैं। उस दिन हम गर्व से कह सकेंगे कि हमने अपने पूर्वजों की जमीन को बंजर होने से बचाया है। तो दोस्तों, उठिए, जागो भारत। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक निमंत्रण है, एक ऐसे भविष्य को बनाने का निमंत्रण जहां भारत सोने की चिड़िया ही नहीं बल्कि ऊर्जा का सूरज बनकर चमकेगा। अगर आपको लगता है कि इस विचार में दम है, अगर आपको लगता है कि भारत यह कर सकता है, तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। इस संदेश को अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर किसी तक पहुंचाएं। शायद आपका एक शेयर किसी ऐसे नौजवान तक पहुंच जाए जो कल को ऐसी ही एक फैक्ट्री अपने गांव में लगा दे।
शायद आपकी एक चर्चा किसी नेता को मजबूर कर दे कि वो अपने इलाके में यह मशीन मंगवाए। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है, और उस एक दिन की शुरुआत आज से होती है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आप अपने घर में आज से ही गीला और सूखा कचरा अलग करने का वादा करते हैं? नीचे जय हिंद लिखें और अपना संकल्प बताएं, क्योंकि जब देश का हर नागरिक कदम मिलाता है तो देश आगे बढ़ता नहीं, देश दौड़ता है। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही कहानी के साथ, जो आपकी आंखों से पर्दा हटाएगी और आपके दिल में देश प्रेम की लौ जगाएगी। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखें, स्वस्थ रहें और गर्व से कहें, हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।